दोस्तों आज हम आपके लिए एक साउथ की बहुत ही जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है उरु द ट्रैप। एक ऐसा राइटर जो अपनी फिक्शन कहानियां लिखने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन समय के साथ उसकी कहानियां आउटडेटेड हो जाती है। 2 साल पहले लिखी हुई उसकी किताब वैसे की वैसी पड़ी होती है, जिसे पढ़ने के लिए और खरीदने के लिए भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए लेखक डिसाइड करता है कि वो एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर कहानी लिखेगा। अब ऐसे ही थ्रिलिंग कहानी लिखने के लिए वो एक शांत जगह यानी कि हिल स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां के फार्म हाउस में रहना शुरू करता है तो उसके साथ बहुत ही खतरनाक घटनाएं होने लगती है। उसने अपनी कहानी में बना हुआ साइको किलर का किरदार उसके असल जिंदगी में आकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, और इसके साथ साथ उस जगह पर रहने वाले लोगों की भी जान अब खतरे में पड़ जाती है। तो दोस्तों ये लेखक इस साइको किलर से अपनी जान कैसे बचाएगा, यही देखेंगे हम आज की सर्वाइवल थ्रिलर कहानी में। इस कहानी के हर एक मोड़ पर आपको एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और एंड में जो खतरनाक क्लाइमेक्स दिखाया गया है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी जंगल में अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक स्टोरी राइटर को जिसका नाम है जीवन। एक पब्लिशर ने उसे अपने ऑफिस बुलाया होता है, और जीवन ने लिखी हुई बहुत सारी कहानियां उस पब्लिशर को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उसकी आगे की कहानियां भी पब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट उससे ले लेता है। अब दोस्तों 2011 से लेकर 2017 तक जीवन इस पब्लिशर के लिए कहानियां लिखता है, और धीरे धीरे उसने लिखी हुई किताबें बहुत ज्यादा सेल होने लगती है। उसकी कहानियों के साथ साथ जीवन एक बहुत ही फेमस राइटर बन जाता है, और उसकी किताबें किसी ट्रेंड की तरह सेल होने लगती है। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और हमें पता चलता है कि जीवन ने लिखी हुई किताबें अब लोगों को बोर लगने लगती है। इस वजह से पिछले कुछ सालों से उसने लिखी हुई किताबें वैसे की वैसी पड़ी थी, उनका ज्यादा सेल नहीं हो रहा था। इसलिए एक दिन उसका पब्लिशर उसे बुलाकर कहता है कि जीवन ये तुम कैसी कहानियां लिख रहे हो, लव रोमांस फैमिली ड्रामा, ये सब कुछ अब आउटडेटेड हो गया है। कुछ नई तड़कती भड़कती कहानी लिखो, जैसे कि कुछ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर टाइप। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। जीवन कहता है कि सर मेरी बात तो सुनिए, लेकिन पब्लिशर कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी कहानी है तो ही तुम मेरे पास आना, अब चले जाओ यहाँ से। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जीवन के दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे एक बेहतरीन कहानी लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। वो अपनी कार में आकर बैठता है और जोर से चिल्लाता है। अब वहां से वो एक चाय की टपरी पर जाता है और चाय और सुट्टा पीने लगता है। वहां पर रखे टीवी पर न्यूज चलती है कि पिछले 3 महीनों से एक सीरियल किलर बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों को मार रहा है, और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये खबर सुनने के बाद वो वहां से सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी लत लग चुकी थी, और वो सिगरेट पीते पीते एक नई कहानी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे कोई नया आइडिया मिल नहीं रहा था। इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में सारा सामान नीचे फेंक देता है। फिर वो देखता है कि उसका सिगरेट का पैकेट खत्म हो चुका है, तो उसे लेने के लिए वो एक दुकान पर चला जाता है। लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही उस दुकानदार ने अपना दुकान बंद कर लिया था। तभी नीचे बैठा हुआ एक शराबी आदमी उसे कहता है कि यहाँ से बीच की तरफ जाओ, तुम्हें वहां पर सिगरेट मिल जाएगी। अब उस रास्ते से जाते वक्त अचानक उसके सामने एक डरावनी चीज गिरती है, और वो उसे देखकर वहां से चला जाता है। यहाँ बीच के पास आकर वो एक जगह पर बैठकर फिर से उसी कहानी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तब भी उसे कोई नया आइडिया नहीं आता। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वहाँ पर 2 लड़के बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो उनसे सिगरेट पीने के लिए मांगता है, तो वो लोग उसे एक अलग ही तरह की सिगरेट पीने के लिए दे देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेवी नशा करवाने वाली थी। जीवन जैसे उस सिगरेट को पीता है उसके दिमाग में तो 440 का करंट दौड़ने लगता है, क्योंकि उसका नशा ही इतना था, और उसे कुछ ही पलों में उसके साथ हो रही सारी घटनाएं याद आती है। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहां से भागता हुआ अपने ऑफिस पहुंच जाता है और पेपर पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे एक नई कहानी का जबरदस्त आइडिया मिल गया हो। और दोस्तों हम देखते हैं कि वो एक मास्क पहने हुए किलर की ड्राइंग बनाता है, मतलब कि जीवन इसके रिलेटेड ही कहानी लिखने वाला है। अब सुबह हो जाती है और वो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम उसकी पत्नी जेनी को देखते हैं जो कि सो रही होती है। वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है,
लेकिन जेनी तो उससे पहले ही नाराज थी। वो उसे कहती है कि जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। दरअसल दोस्तों, अपनी कहानियां लिखने के चक्कर में जीवन अपनी पत्नी को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए जेनी उससे नाराज थी। लेकिन फिर जीवन उससे माफी मांगता है और किसी तरह मना लेता है। वो उसे कॉफी पीने के लिए देता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट मिला है, कभी ना खत्म होने वाला डर। उसी के ऊपर मैं कहानी लिखने वाला हूँ। आज ही मैं पब्लिशर को ये आइडिया बताऊंगा और उससे ये आइडिया ओके करवा लूंगा। लेकिन अगर ये आइडिया वर्क नहीं हुआ तो जैसा तुमने कहा था 2 महीने बाद मैं दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। तो अब जेनी उसे कहती है कि आज बहुत दिनों बाद तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तुम्हारी कहानी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब वहां से जीवन सीधा पब्लिशर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि सर, मैं एक खतरनाक विलन के ऊपर कहानी लिखने का सोच रहा हूँ। इस कहानी का किलर जब लोगों को मारता है तो वो उसे कला की नजर से देखता है। सर, ये एक बहुत ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी होगी। अब उसका एक कॉन्सेप्ट सुनने के बाद पब्लिशर कहता है कि तुम्हारा आइडिया कुछ नया लग रहा है, ठीक है, तुम इस कहानी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। और ये सुनकर जीवन बहुत ज्यादा खुश रहता है। वहाँ से वो अपने घर पर आता है और रात को हम देखते हैं कि जीवन जेनी से कहता है मुझे ये कहानी लिखने के लिए बहुत ही शांत जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं मेगा पहाड़ पर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है और वही अकेले रहकर मैं अपनी कहानी को कंप्लीट करूंगा। जेनी कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आने की ट्राई करना और जब मैं कॉल करूँ तब मेरे साथ बातें करना, वरना मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। जीवन कहता है कि ठीक है मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब उसके अगले दिन सुबह सुबह जीवन मेगा पहाड़ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात फॉरेस्ट गार्ड थॉमस से होती है, जो उसे फार्म हाउस की चाबियां दे देता है, क्योंकि थॉमस उसके फार्म हाउस वाले दोस्त को जानता है। और दोस्तों, फाइनली जीवन उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि ये इलाका बहुत ही घने जंगल से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है। घर में जाने के बाद वो अपनी सारी चीजों को ठीक ठाक रखता है और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने लगता है। अब रात को हम देखते हैं जीवन घर में बैठकर शांति से अपनी कहानी लिख रहा होता है। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कहानी लिखते लिखते एक पॉइंट ऐसा आता है कि जीवन को लगता है उसके बगल में कोई खड़ा है, इसलिए वो तुरंत ही अपने साइड में देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उसके अगले पल उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और इस बार जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खिड़की के बाहर एक आदमी दिखाई देता है और उसके अगले पल वो गायब हो जाता है। अचानक उस आदमी को ऐसा देखकर जीवन बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी उस घर का मेन दरवाजा कोई खटखटाता है। अब जीवन तो पहले से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि बाहर ज्योति नाम की एक महिला खड़ी होती है। वो कहती है कि सर, मेरा नाम ज्योति है, आपके दोस्त कादर सर ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर रहने के लिए आ गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। अब खाना खाते वक्त जीवन उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई शांत जगह है क्या। ज्योति बताती है कि यहाँ आसपास 1-2 घर और है और पुलिस वालों के 3 कैंप है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर बाकी के लोग रहते हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक चील चट्टान नाम की जगह है। वहाँ पर जो झरना बहता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है। जीवन कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है। ज्योति बताती है कि सर, यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो गवर्नमेंट क्वार्टर के पास आपको नेटवर्क मिल जाएगा। अब इतना कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जीवन यहाँ पर अपने साथ 2 खरगोश लेकर आया था। वो उन्हें खाना देता है और अपना सामान एक जगह पर रखकर आराम से सोने के लिए चला जाता है। अब सुबह हो जाती है और जीवन जल्दी उठकर उस चील चट्टान वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के थोड़ा और अंदर जाने के बाद उसे वो जगह मिल ही जाती है। और दोस्तों, सच में वहाँ के पत्थर, झरना, ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। अब उस मौसम को एंजॉय करते हुए जीवन उस जगह पर बैठकर अपनी आगे की कहानी लिखने लगता है। वो वहाँ पर नहाता है, एंजॉय भी करता है। फिर शाम होने के बाद जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो हड़बड़ाहट में अपना सामान लेकर तुरंत अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है। तो यहाँ पर वो देखता है कि किसी ने उसकी कार का टायर ही पंचर कर दिया था। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी अचानक उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। दरअसल दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड थॉमस और उसका आदमी इस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर जीवन की कार देखी तो वो यहाँ पर आ गए थे। जीवन उसे कहता है कि सर, मेरी कार का टायर किसी ने पंचर कर दिया, मुझे लगता है कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। थॉमस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ किसी बंदर ने या फिर जानवर ने किया होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और थॉमस अपने आदमी से कहता है कि तुम इसकी कार को रिपेयर करके लेकर आ जाना, और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब रात हो जाती है और ये थॉमस के कैंप पर पहुंच जाते हैं और उसके आगे जीवन थॉमस की गाड़ी लेकर अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है।
अब नहा धोकर वो फिर से कहानी लिखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो किचन में जाकर देखता है तो किसी ने उसकी खिड़की का कांच तोड़ दिया था। अब ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाज आती है। वो ऊपर के कमरे में जाकर देखता है और जब वो शीशे के सामने खड़ा था तभी अचानक वो शीशा अपने आप ही टूट जाता है और उसमें से एक खतरनाक साइको किलर बाहर आता है, जिसने की अजीब ही तरह का मास्क पहना हुआ था। अब वो किलर जीवन को मारने के लिए अपना हथियार उठाता है और यहाँ जीवन अपने आप को बचाने के लिए उस कांच के टुकड़े को उसके गले पर मारने के लिए जा ही रहा था। और तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने वो किलर नहीं बल्कि उसकी पत्नी जेनी होती है। जीवन उसे अपने सामने देखकर उस कांच के टुकड़े को फेंक देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद जेनी उसे कहती है कि मैं 3 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम हो कि मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हो और इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बोलो क्या चल रहा है तुम्हारा? देखो मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, हम दोनों का गुजारा उससे हो जाएगा। देखो जीवन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम मेरे साथ रहो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। लेकिन ये बात सुनकर जीवन गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। अब किचन में आकर वो देखता है कि सच में उसकी खिड़की का कांच टूटा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में जाकर देखता है तो वहां पर भी वो शीशा पूरी तरीके से टूट चुका था। ये देखकर वो घबरा जाता है और समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई सीरियल किलर मौजूद है। इसलिए वो जेनी की बात मानकर उसे कहता है कि चलो तुम जैसा कह रहे हो ना, हम यहाँ से घर पर चले जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी उसे अपना फोन नहीं मिल रहा था। उसे याद आता है कि हड़बड़ाहट में उसने वो फोन चील चट्टान के पास ही गिरा दिया होगा। इसलिए वो जेनी से कहता है कि मेरे उस फोन में बहुत सारे कांटेक्ट हैं, तुम थोड़ी देर के लिए मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं तुरंत ही फोन लेकर आ जाता हूँ। अब जेनी ठीक है ऐसा कहती है, लेकिन तभी उसकी नजर उनके खरगोश पर पड़ती है। जीवन यहाँ पर अपने साथ 2 खरगोश लेकर आया था और अब उसमें से एक खरगोश कहीं गायब था। जीवन इस बात को इग्नोर करता है और कहता है कि वो यही कहीं घूम रहा होगा, हम उससे बाद में ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर वो अपना फोन लेने के लिए उस चील चट्टान के पास पहुंच जाता है। अब वहां पर उसे अपना फोन तो मिल जाता है, लेकिन उसे वहां पर अपना खरगोश मरी हुई हालत में मिलता है। यहाँ इस तरफ फार्म हाउस में हम देखते हैं वहाँ के पास में रहने वाली एक पूजा नाम की महिला उनके घर पर आती है। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ बातें करते हैं और बातों ही बातों में वो औरत उसे बताती है कि हमारे यहाँ पर ना नेटवर्क और बाकी सब कुछ है, तो आप कभी हमारे यहाँ चाय पीने के लिए आ जाइए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम जीवन की तरफ देखते हैं तो उसका कोई पीछा करने लगता है, जिससे डरकर अब वो जंगल की तरफ भागने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था। अब जीवन पेड़ों वाले इलाके से दौड़ रहा होता है और तभी अचानक वो किलर उसके सामने से आकर उसे गिरा देता है। और दोस्तों ये सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था। अब जीवन भी अपनी जान बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगता है, लेकिन वो किलर बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो अपने हथियार से जीवन को खत्म कर देता है। लगता तो ऐसा ही है। यहाँ इस तरफ फार्म हाउस में फॉरेस्ट गार्ड ने अपने आदमी को भेज दिया था। वो जेनी को एक चिट्ठी देता है, उसमें लिखा होता है कि कार रिपेयर करके इसकी चाबी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेनी उसे कहती है कि क्या आप फॉरेस्ट गार्ड थॉमस के पास जा रहे हो? चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते में एक आदमी उनसे मदद मांगता है क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। जेनी उसे लिफ्ट देकर आगे बढ़ने लगती है और अब फॉरेस्ट गार्ड थॉमस के पास पहुंचने तक उन्हें रात हो जाती है। जेनी थॉमस से कहती है कि मेरा पति जीवन अब तक घर पर नहीं लौटा है। जंगल में कहीं वो अपना मोबाइल लेने के लिए गए थे, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। थॉमस कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद थॉमस पूछता है कि यह आदमी कौन है? तो जेनी बताती है कि यह आदमी हमें रास्ते में मिला जो हमसे मदद मांग रहा था। तो अब थॉमस कहता है कि आप ये गाड़ी लेकर फार्म हाउस चले जाइए, मैं इस आदमी की मदद कर दूंगा। तो अब जेनी कार लेकर फार्म हाउस पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे वो घर के अंदर जाती है, चाबी रखती है और घर के दरवाजे को लॉक कर देती है, तो तभी वहां पर वो साइको किलर आकर उस महिला को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब ये देखकर जेनी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब उसी दरवाजे के नीचे से वो किलर एक फोन को पास करता है और उस फोन में जो रिकॉर्डिंग होती है उससे किलर कहना चाहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं, अगर इससे पहले तुम यहाँ से भाग गई तो तुम बच जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ, वरना ये दरवाजा खुलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और तभी वो घर की लाइट ऑफ कर देता है। अब जेनी घबराते हुए उसी मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां तुरंत ही बंद कर देती है, क्योंकि कहीं वो किलर घर के अंदर ना जाए। तभी जेनी को एक पानी की बोतल मिलती है
वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो तुरंत ही पानी पीने लगती है और वहां की खिड़की से देखती है कि वो किलर उस औरत की बॉडी को कहीं पर ले जा रहा था। और तभी उसी वक्त जेनी को एक आइडिया आता है। वो कार के चाबी से बटन दबाकर कार का साउंड सिस्टम ऑन कर देती है। तो उस किलर को लगता है कि कार से कोई भाग रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उस लाश को छोड़कर कार के पास पहुंच जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेनी घर के पिछले रास्ते से भागने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर भी यह साइको किलर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके ऊपर चाकू फेंककर हमला करने लगता है। इसलिए उस किलर से बचने के लिए दोबारा जेनी को उसी घर में आना पड़ता है। वो रोते हुए उस किलर से कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे पति को ढूंढना है। लेकिन वो किलर बिना कुछ सुने उस डेड बॉडी के पास जाकर उसे जला देता है। और उस औरत को ऐसा मरा हुआ देखकर जेनी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। अब उसके कुछ देर बाद में उस घर में जो एक खरगोश बचा था, जेनी उस फोन को उस खरगोश से बांध देती है और घर के बाहर छोड़ देती है। अब वो खरगोश सरसर आवाज करते हुए वहां से जाने लगता है और किलर को यह आवाज सुनकर लगता है कि जेनी कहीं से भाग रही है, इसलिए वो भी उस आवाज की तरफ भागने लगता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेनी खिड़की से बाहर निकलकर दौड़कर कार में बैठ जाती है। वो अपनी कार को शुरू करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी कार शुरू ही नहीं हो रही थी। तब तक वो किलर पीछे से एक दूसरी कार से उसे ठोक देता है और जेनी उस कार से बाहर आकर गिर जाती है। किलर उसे मारने के लिए आगे आता है, इसलिए अब जेनी दोबारा से भागकर उस खिड़की से घर के अंदर चली जाती है। और जब वो उस खिड़की को बंद कर रही थी तो उस किलर के हाथ को चोट लग जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद में जेनी को छत के ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है और तभी वहां की चिमनी से घर के अंदर कुछ गिरता है। जेनी उसे खोलकर देखती है तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि जीवन होता है। अब अपने पति जीवन को देखकर जेनी की जान में जान आ जाती है। वो उसे उठाती है और पूछने लगती है कि ये किलर कौन है और हमें क्यों मारना चाहता है। जीवन कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में जो साइको किलर बनाया था वो भी रियलिटी में आकर हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जीवन अपनी पत्नी जेनी को कहता है कि देखो जेनी, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो हम दोनों को ही मार देगा। लेकिन जेनी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। और दोस्तों वो ऐसा कहते हुए जीवन को खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। और अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल ये साइको किलर और कोई नहीं बल्कि जीवन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जेनी तुरंत ही उस टूटी हुई खिड़की के पास अलमारी को लगा देती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जेनी ने इस किलर को कैसे पहचाना। तो दोस्तों खिड़की बंद करते वक्त जब उस किलर के हाथ पर चोट लग गई थी, वही सेम चोट जेनी ने अपने जीवन के हाथ पर देखी और वह समझ गई कि जीवन ही साइको किलर है। अब जेनी अंदर जाकर लिखी हुई कहानी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर किसी भी कहानी को बेहतरीन बनाना है तो उसके अंदर के किरदारों को जीना होगा। और दोस्तों उस किलर की मेंटेलिटी को समझकर लिखते लिखते जीवन खुद ही वो किलर बन जाता है। जीवन को वो साइको किलर का किरदार बहुत ही अच्छा लगने लगता है और इसीलिए उसने सब लोगों को मारना शुरू कर दिया था। किताबें ना बिकने की वजह से वो पहले ही डिप्रेशन में जा चुका था और इसी का असर उसके दिमाग पर पड़ता है। उसकी मेंटल हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी और अब ये साइको किलर का किरदार उसके ऊपर हावी हो जाता है। जंगल में जब वो उस किलर से फाइटिंग कर रहा था तब वो उसके चेहरे का मास्क हटाता है तो वो उस किलर में अपना ही चेहरा देखता है। अब यहाँ घर के अंदर जेनी हिम्मत जुटाती है और खुद से कहती है कि मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अब वो उस मोबाइल को अपने जेब में रखकर पिछले रास्ते से भागना शुरू कर देती है और अब जीवन भी उसका पीछा करने लगता है। जेनी भागते भागते एक घर के पास आ जाती है। वो वहां पर किसी से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन जीवन ने तो पहले से उस घर में रहने वाले इंसानों को मार दिया था। अब ये देखकर जेनी तुरंत ही वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर ढलान वाली जगह होने की वजह से वो नीचे गिरते गिरते पेड़ों से टकराते हुए एक रोड पर आकर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि तभी उस रास्ते से फॉरेस्ट गार्ड थॉमस जा रहा होता है। वो बाहर आकर देखता है तो जेनी की यह हालत देखकर वो उससे पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया। लेकिन जेनी कुछ नहीं कहती, वो बस हेल्प ऐसा कहकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसे बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फिर से उसी फार्म हाउस में लेकर आता है। जेनी को होश आता है तो वो उसे कहती है कि सर यहाँ नहीं, यहाँ से तुरंत ही चलो वरना वो हमें मार देगा। ऐसा कहकर जेनी वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक जीवन वहां पर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इसी हाथापाई में जेनी को किलर का हथियार मिल जाता है और वो उस हथियार से जीवन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वो फॉरेस्ट गार्ड पीछे से आकर जेनी के सर पर वार कर देता है और जेनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
अब जीवन उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी जेनी होश में आती है और एक नुकीली चीज से जीवन के पैरों को जख्मी कर देती है। फिर वो उस घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन उस घर का दरवाजा अंदर से लॉक था, इसीलिए वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके घर के छत पर चढ़ जाती है। वहाँ से वो चिमनी के अंदर से घर के अंदर घुस जाती है और तुरंत ही उस चिमनी का दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पर जेनी सोचने लगती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। मैं इस घर से भागने की कोशिश करूंगी तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मुझे उसे इसी घर में फंसा कर मारना होगा। अब वो एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाती है और उस घर में एक ट्रैप बिछाती है। इसी के साथ वो जानबूझकर एक खिड़की को ओपन कर देती है और तभी धीरे से जीवन उस खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है। तो पहले तो उसके पैरों के अंदर कीले घुस जाती है और उसके पैर जख्मी हो जाते हैं और तभी जेनी पीछे से स्क्रू ड्राइवर से उसके ऊपर हमला कर देती है। अब उसके बाद इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइटिंग होती है और अब जैसे तैसे करके जेनी ऊपर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी रूम में जेनी ने पहले से एक सिलेंडर रखा था। वो उसकी गैस को ओपन करती है और खिड़की से बाहर जाकर रुकती है, ताकि जैसे जीवन उस दरवाजे को तोड़कर उस रूम के अंदर आ जाए तो वो आग जलाकर उसे मार देगी। लेकिन दोस्तों ऐन मौके पर वो माचिस जल ही नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं कि जीवन उसका गला पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और वो दोनों ही उसी रूम के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर जीवन अब उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी जेनी जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि मुझे पहले से पता था कि मैं तुमसे बच नहीं सकती, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगी। और वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम मेंटल हॉस्पिटल में जेनी को देखते हैं। असल में दोस्तों जेनी का नाम है निशा और उसका इलाज करने वाला डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जीवन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि अब तक हमने जो भी थ्रिलर कहानी देखी वो सब निशा के दिमाग में चल रही थी। डॉक्टर अपने स्टूडेंट को बताता है कि इनका नाम है निशा और ये बहुत ज्यादा फेमस फिक्शन राइटर है, लेकिन इनका बॉयफ्रेंड छोड़कर जाने की वजह से और इनकी किताबें ना बिकने की वजह से इनकी मेंटल हालत बिगड़ गई और आज उनको मेंटल इलनेस की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। उनके दिमाग में तो बस यही कहानी चलती रहती है, वो भी बिना क्लाइमैक्स के। मतलब कि एंड में कौन जीता और कौन हारा ये पता ही नहीं चलता और निशा हमेशा इसी स्टेट में रहती है। और इस हॉस्पिटल में उसने जितने भी लोगों को देखा था वो उन्हीं सभी लोगों को अपनी कहानी का किरदार बना लेती थी। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर जीवन निशा का चेकअप करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन निशा उसे देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है और धीरे से अपने हाथ में रखा हुआ पेन निकालकर उसकी तरफ हमला कर देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।